आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन आता है कि हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उससे भी आसान क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर जैसे कोई एक वेजल है, ब्लड वेजल है और उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस ब्लड के द्वारा इस आर्टरी की जो या वेन की जो वाल है, इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर लगाया किसने? ब्लड ने, ठीक है। और लगाया किसके ऊपर? ब्लड की जो वेसल्स है उसकी वॉल्स पे। अब एक तरीका तो ये है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर कम करना है तो हम इस ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, राइट। ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वाल है इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं, इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखा गया है नॉर्मली कि जो सोडियम सीरम लेवल होता है, जब जब वो सोडियम सीरम लेवल इंक्रीज करता है तब तब इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। ऐसी कौन सी दवाइयां हैं फार्माकोलॉजी में जो सोडियम और वाटर का लॉस करवाए? बिल्कुल, डायूरेटिक्स। तो पहली दवाइयां हो गई जो हम बीपी में यूज कर सकते हैं, वो है डायूरेटिक्स। दूसरी दवाइयां जो हम पढ़ेंगे वो होती है वेजोडाइलेटर्स। हमने पढ़ा है कि जब जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है तब तब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अगर हमने वेजोडाइलेटर यूज करके वेजोडाइलेशन करवा दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरी दवाइयां हम पढ़ेंगे सिंपेथोलाइटिक्स। सिंपेथोलाइटिक्स वो दवाइयां होती है जिनको यूज करने से सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट हो जाता है। और हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी में कि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, राइट। तो अगर हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर दिया तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो लास्ट और चौथी दवाइयां हैं वो है रास सिस्टम इनहिबिटर। रास माने रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये क्या करता है? रास सिस्टम ब्लड प्रेशर बढ़ा के वाटर और सोल्ट को रिटेन करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्टार्टिंग विद डायूरेटिक्स। हमारे पास नॉर्मली जो डायूरेटिक्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली है लूप डायूरेटिक, दूसरी है थायाजाइड। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि लूप डायूरेटिक होती है शॉर्ट एक्टिंग और ये स्ट्रॉन्ग एक्टिंग होती है। इनकी जो पोटेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके उल्टा जो थायाजाइड्स है वो होती है वीक और लॉन्गर एक्टिंग। अब हमें जो ब्लड प्रेशर है वो 24 घंटे कंट्रोल रखना है, 1-2 घंटे कंट्रोल करके तो कोई मतलब है नहीं। तो इस वजह से हम थायाजाइड्स को प्रीफर करते हैं। दूसरी बात, हमें ब्लड प्रेशर कम करना है, हाइपोटेंशन या डिहाइड्रेशन थोड़ा ही करना है कि हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग की जगह हम थायाजाइड्स जो कि वीक डायूरेटिक्स है वो यूज करते हैं। थायाजाइड्स के एग्जाम्पल क्लोरथेलिडोन, क्लोरथेलिडोन, ठीक है। अब दूसरी जो दवाइयां हैं वो है वेजोडाइलेटर्स। वेसल्स को डायलेट करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करना। आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, लेकिन करता कैसे है? ये क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड? हमारी जो मसल सेल्स है, जो एंडोथीलियम होती है वेसल्स की, उनमें एक एंजाइम होता है गुआनालेज साइक्लेज, उसको ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से CGMP के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना किसके लेवल्स बढ़ जाते हैं? CGMP के लेवल्स। और जब जब CGMP के लेवल्स बढ़ेंगे तब तब ब्लड की जो वेसल्स है वो डायलेट होगी, ब्लड की वेसल्स डायलेट होगी, राइट। तो हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड वाली दवाइयाँ हैं उनके नाम हैं हाइड्रालाजिन, नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब इनमें खास बात क्या ध्यान रखनी है हमें कि ये जो हाइड्रालाजिन है ये मेनली आर्टरी पे काम करती है और ये जो नाइट्रोप्रोसाइड है ये मेनली वेन्स पे काम करती है। अब ये पक्षपात क्यों भाई? हाइड्रालाजिन को जो तोड़ने वाला एंजाइम है वो आर्टरीज में मेनली होता है और जो नाइट्रोप्रोसाइड को तोड़ने वाला एंजाइम है वो वेन्स में होता है। अब बात ये है कि जो एंजाइम जहां तोड़ेगा वहीं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, राइट। क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया या हाइड्रोलाजिन है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनको तोड़ के नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करना पड़ता है, राइट। ठीक है, इसलिए हाइड्रोलाजिन मेनली आर्टरीज पे काम करता है, इसको बोलते हैं आर्टेरियोडाइलेटर। और जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है वो वीनोडाइलेटर है। अब एक और खास बात नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में कि हम इसको एक स्पेशल ड्रिप सेट में देते हैं, इसको हम स्पेशल ड्रिप सेट में देते हैं। स्पेशल ड्रिप सेट माने क्या कि नॉर्मली जब हम किसी को आईवी दे रहे होते हैं या नॉर्मल हम जब किसी को ड्रिप चढ़ा रहे होते हैं तब उसके 1 ml में 16 ड्रॉप होती है,
लेकिन हम जो नाइट्रोप्रोसाइड है उसको और टाइटली रेगुलेट करने के लिए उसके 1 ml में 64 ड्रॉप रखते हैं, 4 टाइम्स बेटर टाइट्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपोटेंशन करवा सकता है, ये बहुत पोटेंशियल वेसोडाइलेटर है, राइट। इसलिए इसको हम स्पेशल ड्रिप सेट में देते हैं। इसके बारे में एक और ख़ास बात कि ये लाइट के कांटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाती है। क्या? ये जो नाइट्रोप्रोसाइड है ये लाइट के कांटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक पेपर से ढक के रखना पड़ता है। अब एक कॉमन बात जो हाइड्रोलाजिन और नाइट्रोप्रोसाइड के दोनों के लिए लागू होती है वो ये कि अगर इनको लॉन्ग एक्टिंग की तरह यूज करा जाए या इनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करा जाए तो ये साइनाइड पॉइजनिंग करा सकती है। ये साइनाइड पॉइजनिंग करा सकती है। कब? अगर इनको 72 घंटे से ज़्यादा यूज करा जाए तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का चांस बढ़ा देती है, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते। लास्ट बात हाइड्रोलाजिन के बारे में कि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ दवाई है, ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ दवाई है, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो हम डिस्कस करेंगे वेसल्स को डायलेट करने का वो है पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर, इसके एग्जांपल्स हैं मिनॉक्सिडिल, डाइएजोक्साइड और हाइड्रोलाजिन सॉरी। अब हाइड्रोलाजिन हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करती है, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है कि ये पोटेशियम चैनल ओपन भी करती है और साथ साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करती है, ठीक है। इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल की खास बात क्या है कि इसको यंग लेडीज़ या यंग फीमेल्स होती है उनमें अवॉइड करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हिर्सुटिज्म करवा देती है। क्या करवा देती है? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब होता है कि मेल लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर इन द फीमेल। अब अगर आपने किसी 25 से 30 साल की फीमेल में उसको प्रिस्क्राइब कर दिया तो पता चल रहा है कि 15 दिन बाद में उसके मुँह से दाढ़ी आ गई, ठीक है। तो ये तो बड़ा गलत काम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी आदमी को दाढ़ी मूंछ वाली महिला नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए मिनॉक्सिडिल को यंग लेडीज या यंग फीमेल्स होती हैं उनमें अवॉइड करा जाता है। अब डाइएजॉक्साइड के बारे में क्या बात है? अच्छा, डाइएजॉक्साइड को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि मिनॉक्सिडिल क्या कराता है? बाल उगा देता है। तो इसको हम एलोपेशिया में भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसको हम एलोपेशिया यानी गंजापन उसमें भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बाल तो उगा ही रहा है। तो एक काम करो, जो गंजा है उसमें बाल उगाने के लिए इसको यूज करा जा सकता है। अब जो दूसरी दवाई है डाइएजॉक्साइड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डाइएजॉक्साइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है डाइएजॉक्साइड, तो इसके जो शुरू के 2 लेटर हैं डी और आई, तो क्या करता है ये? डिक्रीज द इंसुलिन, इंसुलिन को डिक्रीज करके काम करता है। तो इसको हम कहाँ दे सकते हैं? ये इंसुलिन को डिक्रीज करेगा और साथ साथ पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। तो हम इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो रखी है उसमें तो यूज कर ही नहीं सकते। तो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, राइट। लेकिन हम इसको एक जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो रखा हो, इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा में भी ये ड्रग यूज करी जा सकती है, ठीक है। तो हम इसको याद रख सकते हैं MDH के मसाले, MDH। तीसरी जो और जो लास्ट कैटेगरी है वेजोडाइलेटर्स की वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है? आपको पता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम इज द मोस्ट रिक्वायर्ड आयन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल, ठीक है। तो अगर हमने कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर दिया तो ये जो सेल है इसके अंदर कैल्शियम का एंट्री है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एंट्री कम हो गया या बंद हो गया तो क्या होगा? ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा, राइट। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है विरापामिल, डिल्टियाजेम और एक दूसरा कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोपायरिडिन्स यानी DHPs, जिसके अंदर आते हैं निफेडिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, राइट। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके वेजोडाइलेशन करवाती है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या?
कि हमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनको बीटा ब्लॉकर्स के साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। जो बीटा ब्लॉकर वाली दवाइयाँ होती है जैसे प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल, लाबिटालोल, कार्वेडिलोल, जितनी भी होती हैं, हमें उनके साथ इनको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, कार्डियक डिप्रेस करेगा। अब कार्डियक डिप्रेस करा बीटा ब्लॉकर ने, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी क्या करते हैं, वो भी कार्डियक डिप्रेशन करते हैं, तो इसकी वजह से सीवियर कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है, सीवियर कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कि जो बीटा ब्लॉकर है उनको कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ कभी भी उनको नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेजोडाइलेटर्स। अगली दवाइयाँ हैं, उनका नाम है सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनिबिट कर दे। अब हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीपी को इंक्रीज करता है, तो अगर हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिम्पैथोलाइटिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, गंदा सा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से थोरेकोलम्बर जो रीजन होता है वहाँ से स्पाइनल फाइबर्स निकल के गैंग्लियन तक जाते हैं, राइट। फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं और यहाँ पे ये प्रीसिनेप्टिक सेल है, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन है, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं? यस, एन रिसेप्टर, एन टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। अब ये क्या करता है, ये जाके जो ये फाइबर है ये टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डोपा से फिर डोपा सिनेप्टिक वेसाइकल में जाकर डोपामीन में कन्वर्ट होता है और फिर नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये नॉर एड्रेनलिन बाहर रिलीज हो जाता है। अब ये जो नॉर एड्रेनलिन है ये पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल्स होती हैं उन पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लगे होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? यस, अल्फा और बीटा रिसेप्टर, जैसा कि हमने पढ़ रखा है एएनएस में, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अब इसमें ट्रिक क्या है कि ये जो अल्फा है इसके दो टाइप होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, लेकिन जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं वो इसके प्री सिनेप्टिक पे लगे होते हैं ये, और जब इसको स्टिमुलेट करा जाता है तो ये इंक्रीज करने के बजाय सिंपैथेटिक सिस्टम को ये डिक्रीज करता है। ये कैसे डिक्रीज करता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, अल्फा 2 को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयों के नाम है क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। ये क्या करते हैं कि ये जो नॉर एड्रेनलिन का रिलीज है इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम सिम्पैथोलाइटिक्स में पढ़ेंगे कि ये जो गैंग्लियन है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर है इनको जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिससे हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद गैंग्लियन ब्लॉकर। स्टार्टिंग विद गैंग्लियन ब्लॉकर, इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइमिथाफेन, और हेक्सामिथोनियम। आप इसको याद कैसे करेंगे कि ये मीठा खाने वाली गैंग है, राइट। ये गैंग्लियन मतलब ये मीठा खाने वाली गैंग है, ये 3 बार मीठा खाती है, ये 6 बार मीठा खाती है, ठीक है, जस्ट फॉर निमोनिक पर्पज। अब इनके साइड इफेक्ट क्या होंगे, या साइड इफेक्ट से पहले हम ये पढ़ लें कि ये काम कैसे करती है। ये गैंग्लियन को ब्लॉक करती है। अब कौन से गैंग्लियन को ब्लॉक करती है? ऑब्वियसली दोनों गैंग्लियन को ब्लॉक करेगी, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियन हो चाहे वो सिंपैथेटिक के गैंग्लियन हो। इस पर नाम तो लिखा नहीं है कि ये पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करेगी या सिर्फ सिंपैथेटिक को ही ब्लॉक करेगी। तो हमें सिंपैथेटिक को ब्लॉक करना था, हमने सिंपैथेटिक को ब्लॉक कर दिया गैंग्लियन को ब्लॉक करके, लेकिन इसके साथ साथ जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है वो भी ब्लॉक हो गए। तो इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होंगे? ऑब्वियसली ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट तो नहीं है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपने इनहिबिट करना है। तो जो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं होता, अगर वो कोई दवाई दिखाती है तो उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेज की वजह से यूरिनरी रिटेंशन, पहला साइड इफेक्ट। तो दूसरा साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा? ड्राई माउथ। अब इन्हीं साइड इफेक्ट्स की वजह से आजकल ये दवाइयाँ उतनी प्रचलन में नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह हम इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे एन जो रिसेप्टर है वो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए या उनका हाइपर एक्टिवेशन हो जाए। कहाँ होता है ऐसा? बिल्कुल निकोटिन पॉइजनिंग में, ठीक है। और इनका दूसरा यूज क्या हो सकता है कि निकोटीन, आपको पता है स्मोकिंग करने वाले जो होते हैं उनको हाई किस चीज़ से मिलता है? निकोटीन से। तो अगर किसी को सिगरेट स्टॉप करवाना है या किसी की सिगरेट की लत छुड़वानी है
तो उसको निकोटिन ब्लॉकर दिया जा सकता है। तो सिगरेट छुड़वाने के पर्पज से हमने एक दवाई बनाई जिसका नाम है मेक अमाइलामीन, जिसका नाम है मेक अमाइलामीन। अब दूसरा टाइप का जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है उसको हम कह सकते हैं कि जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं हम उनको ब्लॉक कर देंगे, राइट। तो ये मैंने एक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन दिखाया है, इसका ऑब्वियसली ये प्रीसिनेप्टिक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, टायरोसिन से बनता है डोपा, डोपा से बनता है डोपामीन, और फिर बनता है नोर एड्रेनलिन बाद में जाके रिलीज हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये जो डोपा है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, हम इसको जाने को रोक सकते। वी कैन इनहिबिट द अपटेक ऑफ डोपामीन बाय द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस दवाई का नाम हमने दिया रेजरपाइन। ठीक है, तो ये जो रेजरपाइन है ये क्या करती है, ये डोपामीन, नोर एड्रेनलिन और सीरोटोनिन तीनों के अपटेक को डिक्रीज कर देती है। जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही नहीं जाएगा डोपामीन और वो नोर एड्रेनलिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो नोर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा, और जब नोर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा तब क्या होगा, तब सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। अगला हम क्या कर सकते हैं कि एक दवाई हमने दूसरी और बनाई जिसका नाम है गुआनिथिडीन। ये क्या करती है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जहाँ से नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है उसमें से नॉर एड्रेनलिन को ये वापस इंट्रासेल्युलर स्पेस में डिस्प्लेस कर देती है। अब तो यहाँ पे जब नॉर एड्रेनलिन ही नहीं रहेगा उसकी जगह गुआनिथिडीन आ जाएगी, तो नॉर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा। ऑब्वियसली जब नॉर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा तब सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन इन दवाइयों के साथ दिक्कत क्या है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर के साथ, कि ये रेयरली यूज्ड होती है क्योंकि इनसे बेटर ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, इसलिए इन दवाइयों को आजकल रेयरली यूज करा जाता है। दूसरी बात, दवाइयों का जो मेजर साइड इफेक्ट होता है वो होता है पोस्टरल हाइपोटेंशन। ठीक है, दूसरी बात, जो लास्ट हमारे सिंपैथेटिक ब्लॉकर हैं उनको बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हमने पढ़ा है कि सबसे पहले कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक तो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, स्टार्टिंग विद अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर इनमें कुछ नाम हैं, फिनोक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। अजीब अजीब से नाम हैं जो कि फार्मा में हमेशा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर हैं तीनों के तीनों। ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो अल्फा 2 को ब्लॉक करने से क्या होगा, अल्फा 2 को ब्लॉक करने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी और अल्फा 1 को ब्लॉक करने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी घटेगी। तो इनको उतना यूज करा नहीं जाता है, लेकिन इनका एक यूज होता है, ये जो फिंटोलामाइन और टोलाजोलिन है इनको हम यूज करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फिनोक्रोमोसाइटोमा। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि फिनोक्रोमोसाइटोमा हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आपको आंसर करना है वहाँ पे अगर फिंटोलामाइन होगा तो वो हो जाएगा, और दूसरा अगर हो तो वो हो जाएगा टोलाजोलिन, राइट। दूसरे टाइप के दवाइयाँ हमने जो अल्फा ब्लॉकर्स के लिए बनाई है वो होती है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। ये सेलेक्टिवली अल्फा 1 को ब्लॉक करती है। अल्फा 1 कहाँ कहाँ होते हैं, ऑब्वियसली जो वेसल्स होती है उन्हीं पे मेजरली अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, सॉरी। तो अगर ये जब अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो वासो कंस्ट्रिक्शन को ये इनहिबिट करेगी, तो वासो डायलेशन होगा, राइट। वासो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनको फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज नहीं करा जाता। ये जो दवाइयाँ हैं
वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हाइपरटेंशन इन बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। जब हाइपरटेंशन और बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट दोनों साथ हो तब ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हाइपरटेंशन के लिए अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है। अब इन दवाइयों की एक और खास बात कि ये मेटाबॉलिज्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती। तो जब ये मेटाबॉलिज्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती तो इनको हम डायबिटीज़ मेलाइटस में सेफली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इन दवाइयों को डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर भी सेफली यूज़ करा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो कैटेगरी है इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स के जैसे एग्जांपल है मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल। अब बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर होता है मेनली कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स को इनहिबिट करने से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। लेकिन एक और आपने पढ़ा होगा कि जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं वो जेजी सेल्स पर होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं जेजी सेल्स पे। जब बीटा 1 रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ से रेनिन रिलीज होता है और पूरा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये दो तरीके से बीटा ब्लॉकर है जो बीपी को कम करता है, राइट। अब ये हो गए हमारे अल्फा और बीटा ब्लॉकर। लेकिन हमने तीसरी टाइप की एक और दवाई बनाई जिसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल कार्वेडिलोल और लाबिटालोल। इनमें अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करने की शक्ति होती है। इनमें दोनों अल्फा बीटा ब्लॉकर प्रॉपर्टीज होती है। तो अब ये यूज कहाँ करे जाते हैं? इनका यूज होता है मेनली CHF में। CHF में जहाँ हमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम करनी होती है और साथ में हाइपरटेंशन भी कम करना होता है, तो वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है कार्वेडिलोल। अब सिंपैथोलाइटिक्स की बात करने के बाद सिंपैथोलाइटिक्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम के हमने पढ़ा गैंग्लियन ब्लॉकर, फिर उसके बाद में पढ़ा हमने न्यूरॉन ब्लॉकर। न्यूरॉन ब्लॉकर में सबसे पहले दवाई पढ़ी हमने रेजरपाइन जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन के अपटेक को इनहिबिट कर रही है। और इसी न्यूरॉन ब्लॉकर में हमने दूसरी दवाई पढ़ी जो थी गुआनिथिडीन। गुआनिथिडीन क्या करती है? गुआनिथिडीन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके नॉर एड्रेनलिन को डिस्प्लेस कर देती है। जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉर एड्रेनलिन ही नहीं होगा तो नॉर एड्रेनलिन रिलीज कैसे होगा? फिर हमने पढ़े एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें हो सकते हैं अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में हमने पढ़ा फिनॉक्सीबेंजामाइन, फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन। फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन जो है वो होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन फिनोक्रोमोसाइटोमा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। फिर हमने पढ़े अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर जो है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। फिर हमने पढ़े बीटा ब्लॉकर जो है मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल। फिर उसके बाद में पढ़े हमने अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर जो है कार्विडोल और लाबिटालोल। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे चौथी क्लास या चौथी कैटेगरी जो दवाइयों की है हाइपरटेंशन में, जिनको बोलते हैं हम रास इनहिबिटर। रास इनहिबिटर, रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि हमारे किडनी में जेजी सेल्स करके कुछ सेल्स होती है, जेजी सेल्स, जो कि रेनिन रिलीज करती है। और वो रेनिन क्या करता है? जेजी सेल्स ने रेनिन रिलीज करा, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में बाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, राइट। और ये एंजियोटेंसिन 2 है वो एक रिसेप्टर है जिसका नाम है AT1 रिसेप्टर। क्या नाम है उसका? AT1 रिसेप्टर। इन पे एक्ट करता है और फिर ये आगे जाके वासोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, राइट। तो एंजियोटेंसिन 2 वासोकंस्ट्रिक्शन करवाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये साथ साथ एल्डोस्टेरोन का रिलीज भी करवाता है। अगर अब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हो तो एल्डोस्टेरोन पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है बाय किडनी। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, और साथ ही साथ सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज करता है। तो उससे जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, राइट।
तो इस तरह से ये जो पूरा रास सिस्टम है ये वर्क करता है। तो अब इसको इनिबिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रेनिन एंजाइम है या तो इसको इनिबिट कर दो, ठीक है, या जो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको इनिबिट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 81 रिसेप्टर है डायरेक्ट इसी को इनिबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो रास सिस्टम है ये इस हिसाब से काम करता है, और हमने पढ़ा कि अगर रास सिस्टम को इनिबिट करना है तो कहाँ कहाँ से हम इसको इनिबिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद रेनिन इनिबिटर, जो एक रेनिन एंजाइम होता है, जो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करना, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना। तो जो इसको इनिबिट करने वाली दवाइयाँ हैं उनके नाम है एलिसकाइरेन और दूसरी है रेमिकाइरेन। अब ये होता क्या है कि हमने इन दवाइयों से बेटर दवाइयाँ बना रखी है, जैसे कि एसी इनिबिटर और लास्ट में जो मैंने बताया 81 इनिबिटर। तो इन दवाइयों का जो यूज़ है वो आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत रेयरली करा जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि रेनिन इनिबिटर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो आपको आंसर करना है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में, क्रोनिक हाइपरटेंशन में। और दूसरी खास बात, इन दवाइयों को हम ओरली भी दे सकते हैं, ये दवाइयाँ ओरली भी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। तो इन दवाइयों का उतना यूज होता नहीं है। अब दूसरी दवाइयों का डिस्कशन हम करेंगे जिनका नाम है एसीई इनिबिटर। इनके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इलानाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ट्रेंडोप्रिल, फोसिनोप्रिल और लास्ट है इसकी पेरिंडोप्रिल। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैप्टोप्रिल है ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम पेशेंट को कैप्टोप्रिल देते हैं तो उसको पोस्टरल हाइपोटेंशन होने का खतरा होता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि ये फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग होता है। अब इसमें जो है ये पेरिंडोप्रिल, ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसी इनिबिटर है। अब इनके आपको थेरेप्यूटिक यूजेज पूछता है वो कि इनके थेरेप्यूटिक यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, तो हम इनके थेरेप्यूटिक यूजेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो सबसे मेन थेरेप्यूटिक यूज होता है वो होता है हाइपरटेंशन में। जैसे कि हम अभी हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन के अलावा भी जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, CHF, उसमें यूज करा जा सकता है। इवॉल्विंग MI, इवॉल्विंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तीसरा हो सकता है इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी। चौथा हो सकता है इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। और इन दवाइयों को हम यूज करते हैं प्रोटीनूरिया कम करने के लिए, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है प्रोटीन के एक्सक्रीशन को कम कर देती है थ्रू किडनी, तो जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया कम हो जाएगा। तो जो एसी इनिबिटर्स हैं उनके मेन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं ड्राई कफ। और ड्राई कफ क्यों होता है? क्योंकि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, एसी इनिबिटर होते हैं, वो ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि ड्राई कफ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इस ड्राई कफ को मेंटेन करने के लिए या इस ड्राई कफ को मैनेज करने के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और साथ में एस्पिरिन दे सकते हैं, जिससे ये ड्राई कफ है जो मैनेज हो सकता है। अब इसका एक और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो एंजियोएडिमा, और इसका भी मेन रीजन है कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसी इनिबिटर्स हैं ये ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को इनिबिट कर देते हैं। अब हमें एग्जामिनर वहाँ पे पूछता है कि मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं
एसी इनहिबिटर्स के वो एक्सप्लेन करो या उनका नाम बताओ। तो हमने इसके लिए एक निमोनिक बनाई जिसका नाम है केप्टोप्रिल। केप्टोप्रिल। C फॉर कफ, A फॉर एंजियोएडिमा, P फॉर प्रोड्रग, कि ये जो सारी की सारी हैं वो प्रोड्रग हैं। इनका आगे जाके मेटाबोलाइजेशन होता है और फिर इनसे एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, इसलिए ये थोड़ी स्लो एक्टिंग भी होती है। T फॉर होता है टेस्ट डिस्टर्बेंस, टेस्ट डिस्टर्बेंस। O फॉर होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। P फॉर कि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। R फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। I फॉर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटेशियम, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटेशियम जिसको हम हाइपरकैलेमिया भी बोलते हैं। और लास्ट में जो है L फॉर होता है कि ये जो लोअर द फॉर्मेशन ऑफ ACE, जो इसकी और जो एंजियोटेंसिन 2 है, इन दोनों के लेवल्स को ये लोअर कर देता है, जो इसकी मेन मैकेनिज्म है, राइट। अब इनके बाद में हमने पढ़ा कि जो एक रिसेप्टर है जहाँ पे ये एंजियोटेंसिन 2 काम करता है उसका नाम है AT1 रिसेप्टर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है या ARBs हैं, लास्ट की कैटेगरी की दवाइयाँ ये हैं। तो इनमें नाम होते हैं लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमीसार्टन, सारे के सारे सार्टन पे खत्म हो रहे हैं, वालसार्टन, और जो लास्ट है वो है एप्रोसार्टन। अब ये जो लोसार्टन है इसकी एक और फीचर होती है जिसको बोलते हैं हम एंटी प्लेटलेट फीचर, एंटी प्लेटलेट फीचर, राइट। अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें लॉन्गेस्ट है और कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट जो एक्टिंग है वो है टेलमीसार्टन, ये है लॉन्गेस्ट एक्टिंग, और जो शॉर्टेस्ट है वो है एप्रोसार्टन, ठीक है। अब इनके साइड इफेक्ट्स पूछता है, तो ध्यान रखना कि सारे के सारे साइड इफेक्ट जो हमने एसी इनहिबिटर्स में पढ़े थे वो सेम होते हैं, बस एक कफ को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के डीग्रेडेशन को नहीं इनहिबिट करता। अब जब ब्रेडिकाइनिन के डीग्रेडेशन को इनहिबिट नहीं करेगा तो ब्रेडिकाइनिन के रिलीज, जो ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे, और ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स इंक्रीज नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है कि कफ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब हमने ये कुछ दवाइयाँ पढ़ ली, लेकिन हमने अभी तक ये डिफाइन नहीं करा कि हाइपरटेंशन कहते किसे हैं, कितने प्रेशर के ऊपर हाइपरटेंशन कहेंगे और कौन सी दवाइयाँ कहाँ यूज करनी है। तो हम जो क्लिनिक में फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं JNC 8, जो अभी रिसेंटली हुआ था, JNC 8 गाइडलाइंस, जिनका नाम है जॉइंट नेशनल कमेटी 8, जिसकी हाल ही में मीटिंग हुई थी। वो बोलता है कि नॉर्मल जो हाइपरटेंशन है उसमें हमें अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हमें यूज करना थायराइड्स। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड IV, ऑब्वियसली। एक होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है वो हो जाती है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा याद करो, मिथाइल डोपा क्या है? अल्फा 2 एगोनिस्ट है। और एक और इसका एक और एग्जाम्पल होता है क्लोनिडीन, जो मैंने बताया था आपको। जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है अगर वो प्रेगनेंसी में हो जाए तो वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है हाइड्रालाजीन, ठीक है। अब एक और वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ रहती है, कि कौन कौन सी ड्रग्स को हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। तो सेफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, तो इसके लिए एक और निमोनिक बनाई हमने, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग
हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। बी फॉर बेटर, एम फॉर मदर, सी फॉर केयर, डी फॉर ड्यूरिंग, एच फॉर हाइपरटेंशन, पी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। ये इनके निमोनिक है, लेकिन बी फॉर होते हैं बीटा ब्लॉकर, और उसमें भी कौन से, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जैसे कि ला बीटालोल। एम फॉर मिथाइल डोपा, सी फॉर क्लोनिडीन, डी फॉर DHPs, डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स, जिसमें आते हैं निकार्डिपिन, अमाइलोडिपिन, एच फॉर हाइड्रालाजीन, और पी फॉर प्राजोसिन। तो ये हो गया आपका हाइपरटेंशन कंप्लीट। तो इसमें हमने 4 कैटेगरी की बात करी जो हमने डिटेल में डिस्कस करी।